हेलो स्टूडेंट्स। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है। क्लास 11th के स्टूडेंट्स को ध्यान में रख करके ये इंट्रोडक्शन क्लास को डिज़ाइन किया गया है। क्यों डिज़ाइन किया गया है? तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि क्लास 10th का एग्ज़ाम दे चुके हैं और क्लास 11th में जेईई मेंस जेईई एडवांस की तैयारी करने जा रहे हैं। जिन लोगों ने सोचा है कि आगे वो इंजीनियरिंग के फील्ड में अपना कैरियर बनाएंगे, तो आप जानते हो इंजीनियरिंग के फील्ड में कैरियर बनाने के लिए आपको इंडिया में जेईई मेंस और जेईई एडवांस का एग्ज़ाम देना होता है, जिसके थ्रू आप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन पा सकते हो। ठीक, अब बात आती है कि कौन तैयारी कर सकता है जेईई मेंस और जेईई एडवांस के लिए। तो सबसे पहली बात, जिन लोगों ने क्लास 11 में पीसीएम लिया है ना, अगर उन लोगों ने पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स लिया है, इसका मतलब क्या है कि उनका इंटरेस्ट साइंस की तरफ है। ठीक, तो उसमें क्या सभी बच्चे तैयारी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। बहुत सारों का पहले से मोटिव होता है क्या कि हमें सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन पास करना है एंड आफ्टर दैट फैशन डिजाइनिंग या फिर कॉमर्स की स्ट्रीम में स्विच कर जाते हैं या अदर थिंग्स। तो ये जेईई मेंस या जेईई एडवांस की तैयारी जिसको करनी है, सबसे पहले उनके दिमाग में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि हमें इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। क्यों? क्योंकि भाई आपको नॉर्मल साइंस लेने वाले बच्चों से अधिक मेहनत करना पड़ेगा। वो अगर किसी एक्सरसाइज से 20 क्वेश्चन बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे 60 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो ये सारी चीज़ें पहले माइंड में क्लियर कर लेनी है। ठीक, अच्छा, अब आपने क्लियर कर लिया। अब फिर एक दूसरा क्वेश्चन दिमाग में आता है क्या कि अगर मैं जेईई मेंस की तैयारी करूं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि क्लास 12th में मेरा बोर्ड एग्ज़ाम खराब चला जाएगा, या फिर जेईई मेंस की तैयारी के चक्कर में कहीं बोर्ड की तैयारी तो खराब नहीं हो जाएगी। तो ऐसी कुछ भी बात नहीं है। अगर किसी ने आपको ऐसा कहा है तो वो बस एक मिथ्या बात है, फेक बात है वो। क्यों भाई? क्योंकि आप जब जेईई मेंस और जेईई एडवांस का सिलेबस देखोगे तो वो पूरी तरह से सीबीएसई के 11-12 के सिलेबस पे बेस्ड है। ठीक, तो अब इसमें क्या है कि क्लास 12th में जब आप या 11th में पढ़ाई करते हो बोर्ड के लिए, वहाँ पे क्या है, आपको थ्योरी इस पे अधिक फोकस रहता है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स पे, है ना। इंजीनियरिंग के एंट्रेंस तैयारी की बात करते हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स मीन्स क्या, आपको न्यूमेरिकल्स अधिक सॉल्व करने पड़ेंगे। मैथ की बात करें, क्वेश्चंस अधिक सॉल्व करने पड़ेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री में जिसे आप न्यूमेरिकल्स कहते हो, वो न्यूमेरिकल्स अधिक सॉल्व करने पड़ेंगे। तो आप इस पार्ट को तब तक अप्रोच नहीं कर सकते जब तक कि आपका थ्योरी क्लियर नहीं है।
क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थ्योरी आपका क्लियर होना चाहिए, देन आफ्टर यू कैन अटेम्प्ट दिस। मैथ में हायर लेवल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए अगर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आप बहुत अच्छा करने जा रहे हो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। ठीक, अब मैथ की बात अगर है तो बोर्ड एग्जाम में क्या है, जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें वो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि जो आपने पढ़ा चैप्टर्स उस पर बेस्ड कुछ फार्मूलेज हैं, है ना, थोड़ा बहुत एप्लीकेशन, मेनली डायरेक्ट क्वेश्चंस रहता है। मेंस की अगर बात किया जाए तो मेंस में जो क्वेश्चंस रहता है वो मेनली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन रहता है। आप नहीं बोल सकते कि डायरेक्ट क्वेश्चंस वहाँ पे आ रहे हैं। हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन आ भी जाए, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस में वहाँ पे आपको एप्लीकेशन दिखेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं। थ्योरी जो पढ़ा हमने डायरेक्ट उससे क्वेश्चंस वहाँ पे दिया गया है कि फॉर्मूला कुछ हमने याद कर लिया, फॉर्मूला पे क्वेश्चन आ गया। तो अब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओ, इसके लिए क्या है, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, प्लस प्रैक्टिस बहुत सारे क्वेश्चंस का आपने अगर किया है, देन ओनली यू कैन इजीली अटेम्प्ट द क्वेश्चंस ऑफ जेईई मेंस। ओके, अब थोड़ा सा इस एग्जाम के बारे में, जेईई मेंस के बारे में बात करें तो क्वेश्चन कैसा रहता है, किस लेवल का रहता है, एडवांस का किस लेवल का रहता है। तो अगर जेईई मेंस की बात करें, अभी जो इसका पैटर्न चल रहा है, मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन, फिजिक्स 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 25 क्वेश्चन। इस 25 क्वेश्चन में 20 MCQ प्लस 5 नंबर बेस्ड क्वेश्चन, या फिर इसका कह सकते हैं न्यूमेरिक वैल्यू इसका आता है। अच्छा, ये न्यूमेरिक वैल्यू मतलब क्या, कि जो क्वेश्चंस दे रखा है उसका आंसर, इन सब के क्वेश्चन के आंसर्स जो है वो 0 to 9 में ही कुछ ना कुछ आना है, 0 to 9 में ही कुछ ना कुछ आए। और हर एक क्वेश्चन यहाँ पे ये 25 क्वेश्चन, इसमें ये 25 है, 25 है, 25, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। तो 25 into 4 हाउ मच, 100, इसमें into 4 into 4 100 300 का एग्जाम है। ठीक, 300 का एग्जाम है। अब 300 मार्क्स में जनरली क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जो कि बोर्ड एग्जाम में 90% मार्क्स ले आते हैं 12th में, लेकिन यहाँ पे 150 लाने में उनकी हालत खराब हो जाती है। ऐसा 150 100 नंबर्स है ना। आप अपने आसपास जान पहचान के बहुत सारे लोगों से, ऐसे लोगों से आपने मिल चुके होंगे जो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, अप्रॉक्स 90% मार्क्स उन्होंने ले आया बोर्ड में, 12th बोर्ड में। बट इन जेईई मेंस दे आर अनेबल टू ऑब्टेन 100 मार्क्स। व्हाई? द रीजन इज their conceptual clarity is not as good as required for this examination. So throughout the
प्रिपरेशन फेज आपका सबसे इम्पोर्टेंट फोकस जो चीज़ बात पे रहना चाहिए वो है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस। ठीक है, क्योंकि देखो भाई बोर्ड में आप 90% ले आ रहे हो, यहाँ पे 100 अप्रॉक्स 30% 33% लाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ रहा है। कुछ तो डिफरेंस होगा, है ना? तो कुछ डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? तो अभी मैंने बताया पहले कि बोर्ड में डायरेक्ट टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, यहाँ पे थोड़े से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। उसको टैकल करने के लिए आपको अधिक क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। तो अब हम लोग एक बार इसके सिलेबस को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मैथमेटिक्स में, हम लोग मैथमेटिक्स की बात अभी करेंगे कि मैथमेटिक्स के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या 11th में पढ़ना है, क्या 12th में पढ़ना है, क्या 11th में जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो अधिक इम्पोर्टेंट है जेईई मेंस के लिए, या फिर जो 12th में पढ़ा जाएगा वो जेईई मेंस के लिए अधिक इम्पोर्टेंट है ना? ऐसा तो नहीं कि मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चन जैसे अभी तक आप देते आए कि ऐसे 10th में एक साल में जो पढ़ा वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूरा, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे आप 11th में जो पढ़ते हो प्लस जो 12th में पढ़ते हो, 2 साल का पूरा पढ़ा हुआ चीज़ क्वेश्चंस में आने वाला है। ठीक, तो देखते हैं इसमें हमें पढ़ना क्या होता है ना? टॉपिक्स क्या क्या है, तो एक बार उस चीज़ के तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स फॉर जेईई मेंस। जेईई मेंस, ठीक। यहाँ फर्स्ट यूनिट जेईई मेंस ने अपने सिलेबस को 16 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया है। 16 यूनिट्स, ये 11-12 की बात ही नहीं कर रहा है भाई, ठीक। ये 11th का ये पढ़ना है, 12th का ये पढ़ना है। पूरे सिलेबस को 16 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया है। अब उस 16 यूनिट्स में कुछ पार्ट आपको 11th में पढ़ना होता है, कुछ पार्ट आपको 12th में पढ़ना होता है, ठीक। तो उन सब टॉपिक को एक एक करके देखते हैं, किस टॉपिक को 11th में पढ़ना है, किसको 12th में पढ़ना है। वो यहाँ पे एक बार देखो, सेट रिलेशंस फंक्शंस, सेट रिलेशंस फंक्शंस। अब यहाँ पे क्या है कि ये सेट्स जो है ये पूरा का पूरा 11th में पढ़ना है, ठीक। अब रिलेशन और फंक्शन यहाँ पे देख पा रहे हो, ये रिलेशन और फंक्शन जो है इसका थोड़ा सा पार्ट 11th में पढ़ना है, थोड़ा सा 12th में, थोड़ा सा 11th में, ज़्यादा 12th में, ओके। ये यूनिट 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पूरा का पूरा 11th में पढ़ना है, अलजेब्रा का पार्ट। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, ये भी अलजेब्रा का पार्ट है, बट ये हमें क्लास 12th में पढ़ना होता है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस पार्ट ऑफ अलजेब्रा एंड सो 11th में पढ़ना है। मैथमेटिकल इंडक्शन 11th में पढ़ना है आपको। बाइनोमियल थ्योरम एंड इट्स सिंपल एप्लीकेशंस, ये भी क्लास 11th में पढ़ना है। सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास 11th में पढ़ना है। लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी आपने अपने सीनियर से या फिर अगर कुछ फाउंडेशन कोर्सेस वगैरह किया होगा तो सुना होगा वो डिफरेंशिएशन वगैरह चीज़ें होती है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। तो वो जो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है वो इसी में इंक्लूडेड है। ये लिमिट हमें 11th में पढ़ना है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ये क्लास 12th में पढ़ना है, जिसमें कि वो डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, ये सारी बातें यहाँ पढ़नी है। नाउ नेक्स्ट यूनिट 9 इंटीग्रल कैलकुलस 12th में पढ़ना है। डिफरेंशियल इक्वेशंस क्लास 12th में पढ़ना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 11th में पढ़ना है, ठीक। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, इसमें 3-4
सब टॉपिक्स हैं इसके, स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स, कॉनिक सेक्शंस जो है उसके 3 सब टॉपिक, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये सारा का सारा 11th में पढ़ना है। फिर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, बट ज्योमेट्री का एप्लीकेशन, ये जो ज्योमेट्री है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये 2 डायमेंशनल पढ़ना है, ठीक, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। जैसा कि आपने अभी क्लास 10th में पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, थोड़ा सा वो उसमें रहता है डिस्टेंस फार्मूला फाइंड करना, ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, सेक्शन फार्मूला, तो वहाँ पे सिर्फ x और y कोऑर्डिनेट थे, दैट वाज पार्ट ऑफ 2D ज्योमेट्री। यहाँ पे भी इन सब चीज़ों को हम लोग 2D में बात करेंगे, 2 डायमेंशन। नेक्स्ट इज 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री इसकी कुछ बेसिक बातें पढ़नी है, बहुत अधिक वास्ट सिलेबस नहीं है यहाँ पे, बट ये हमें जो भी पढ़ना है वो एकदम से फॉर्मूला वगैरह 1-2 चीज़ें क्लास 11th में, बाकी सारी चीज़ें हमें क्लास 12th में पढ़नी है। ओके, वेक्टर अलजेब्रा पूरी तरीके से क्लास 12 में। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स क्लास 11th में पढ़ना है आपको, प्रोबेबिलिटी फिक्स है इसमें, दोनों में 11th में भी और 12th में भी पढ़ेंगे। ना ट्रिगोनोमेट्री, इसके कई सारे सब टॉपिक्स हैं, मोस्टली 11th में पढ़ना है, बस एक इसका टॉपिक रहता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जिसे कि हमें 12th में पढ़ना होता है। मैथमेटिकल रीजनिंग क्लास 11th में, ठीक। तो भाई ये 16 यूनिट हो गया। अब यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो कि क्लास 11th के भी टॉपिक्स हैं, क्लास 12th के भी टॉपिक्स हैं। तो अगर कोई आपको समझाए, आपके दिमाग में ऐसा पहले से बैठा हुआ हो कि क्लास 11th कम इम्पॉर्टेंट है, क्लास 12 अधिक इम्पॉर्टेंट, या फिर वाइस वर्सा, यू कैन सी हियर both are equally important, both are equally important for JEE Mains। तो 2 साल आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, है ना, ये नहीं कि 11th में थोड़ा सा लिबरल हो गए, 12th में जाके हम पढ़ लेंगे अच्छे से, वैसा कुछ नहीं है। ये सिलेबस बहुत ही वास्ट है, यहाँ पे दिख रहा है ये 16 यूनिट्स, बट इसको अगर आप JEE Mains के लेवल पे पढ़ोगे, 2 साल रिगरसली मेहनत करो, कर पास भी अगर, देन यू विल बी एबल टू फिनिश दिस 16 यूनिट्स। ओके, अब यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें हैं, हर एक JEE Mains में इन सब टॉपिक से, अभी आपने देखा कि क्वेश्चंस कितने पूछे जाने हैं, पहले 30 क्वेश्चंस होते थे, बट अभी 25 हो गए। पहले JEE Mains में 30 क्वेश्चन आ रहा था, बट 2020 से नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 हो गया। तो इस 25 क्वेश्चंस में क्या है कि आपको हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस दिख जाएंगे। 16 यूनिट है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25, तो ऑब्वियस सी बात है किसी यूनिट से मोर देन 1 क्वेश्चन भी होगा, है ना। बहुत सारा यहाँ पे क्या है कि सब यूनिट्स भी है, जिसको मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, इन सब से भी क्वेश्चंस आएगा, है ना। बट किसी को भी छोड़ा नहीं जा सकता कि ठीक है भाई इन 2 को छोड़ देते हैं, इन 2 को छोड़ देते हैं, उन 4 को छोड़ देते हैं कि उनसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ऐसा कुछ नहीं। JEE Mains में हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आना है, और वो हर एक साल आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे किसी को नहीं छोड़ सकते। अच्छा, अब ये बात JEE Mains वाली बात एडवांस में लागू नहीं होती है। एडवांस में ऐसा हो सकता है कि कोई किसी भी टॉपिक का सब टॉपिक जो है उससे क्वेश्चंस नहीं आ रहा या नहीं आया, ठीक ना। लेकिन JEE Mains में हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आना है, और अगर आपको एडवांस
देना है, एडवांस में अच्छे रैंक लाने हैं, तो उससे पहले आपको जेई मेंस क्वालिफाई करना होगा, अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करना होगा। क्योंकि जितने बच्चे जेई मेंस के लिए अप्लाई करते हैं वो सब के सब जेई एडवांस नहीं दे सकते, उसमें कुछ ही बच्चे दे सकते हैं। मान लो अगर 10 लाख स्टूडेंट्स अप्लाई कर अपीयर हो रहे हैं जेई मेंस में, तो ये मान के चलो उसमें 2 लाख और 2.25 लाख at max 2.5 lakhs students are going to appear in JEE Advanced. 1/4 मान सकते हो जितना स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं, तो 1/4 ही JEE Advanced दे पाते हैं। और उसका क्राइटेरिया क्या होता है, तो उसके लिए आपको JEE मेंस में कुछ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, उतना अगर आप ला पाते हो फिर आप JEE मेन एडवांस के लिए एलिजिबल होते हो। ओके, तो इन सारी चीज़ों को हमें पढ़ना है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि एक कुछ टॉपिक वो मिसिंग है यहाँ पे। जेई मेंस के सिलेबस में उस चीज़ को नहीं दिया गया है, बट वो आपको पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप उस चीज़ को नहीं पढ़ते हो तो इन सब टॉपिक्स के जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं उसको अटेम्प्ट करने में बड़ी परेशानी होती है। अगर सिंपली आप बोर्ड के सिलेबस, बोर्ड वाली बुक से पढ़ लेते हो, वहाँ पे बन भी जाएंगे, बट जब जेई मेंस एडवांस के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो बड़ी डिफ़िकल्टी होगी आपको उन सब टॉपिक्स को हैंडल करने में। अब क्या है वो चीज़, तो उसको हमने नाम दिया है मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स। अब इसमें है क्या भाई? तो इसमें इनइक्वालिटीज, लॉगरिथम, मॉड्यूलस, ठीक है। ये थोड़ी सी लीनियर इनइक्वालिटी 11th के सिलेबस में है, बट उतना सफिशिएंट नहीं है, उससे अधिक पढ़ना होगा। लॉगरिथम के प्रॉपर्टीज के बारे में हमें पढ़ना है, मॉड्यूलस के बारे में पढ़ना है, ठीक है, काफ़ी डिटेल में। तो इन सब के बारे में सबसे शुरू में ही पढ़ लेना है। क्यों भाई? क्योंकि इन टॉपिक्स का एप्लीकेशन करीब करीब हर एक चैप्टर से है। इसको अगर आप छोड़ देते हो और अगर आप सोचो कि किसी भी चैप्टर्स के बहुत अच्छे क्वेश्चंस को मैं अटेम्प्ट कर पाऊंगा, तो ये मुश्किल है। ये कुछ उसी तरीके से है कि अगर मान लो आपको क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ाया जाए, तो मान लो उसको जोड़ घटाव नहीं है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन नहीं आए किसी को, और बोला जाए कि चलो भाई तुम्हें क्लास 10th का मैथ पढ़ाते हैं, तो परेशानी हो जाएगी उसको। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब शुरू करेंगे तो मैथमेटिकल टूल्स, सबसे पहले इस चैप्टर्स को हम लोग कवर करेंगे। अब मैथमेटिकल टूल्स में ही हम लोग एक और फर्स्ट जो था यूनिट, उसका सेट्स ये भी पढ़ लेंगे। ये टोटल को हम लोग एक नाम देंगे मैथमेटिकल टूल्स, एंड देन आफ्टर 1 by 1 हम लोग चैप्टर्स को, यूनिट को कवर करेंगे। ठीक, तो आप लोग तैयार हो जाइए कि अभी 2 साल काफ़ी अधिक मेहनत करना है आपको, है ना, और डेली पढ़ना है। ऐसा नहीं कि किसी दिन जोश में आकर के पढ़ लिए फिर उसके बाद 3-4 दिन छोड़ दिया हमने, ऐसा नहीं। जितना पढ़ पाओ 4 घंटे 5 घंटे बस डेली पढ़ना है। अच्छा, इसमें बच्चों के मन में क्वेश्चन राइज होता है कि हमें सॉल्व क्या करना है, मतलब किस बुक से हमें प्रैक्टिस करनी है। तो एक तो भाई डिस्क्रिप्शन में
मैं PDF प्रोवाइड करवा दूंगा जहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर किसी के पास कोई भी मान लो कोचिंग इंस्टीट्यूट, बहुत सारे फ्रेंड्स रहते हैं जिनका भाई या फिर कोई और रिलेटिव्स वगैरह किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पहले से पढ़ रखा हो, उसका स्टडी मटेरियल उसके पास अवेलेबल हो, उसको आप सॉल्व कर सकते हो, बट पूरा सॉल्व करना है और 3-4 बार सॉल्व करना है ना। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा इस बुक से एक बार सॉल्व कर लिए, दूसरी बार फिर दूसरे बुक से, तो वैसा करने से फिर परेशानी में आ जाओगे आप। तो जो भी मटेरियल को आप जिस भी मटेरियल को सॉल्व करो उसे एटलीस्ट 3 टाइम्स आपको सॉल्व करना है। और अगर बुक्स की बात करें, स्टैंडर्ड बुक्स क्या है, तो आप लोगों को पता होगा बहुत सारे मार्केट में स्टैंडर्ड बुक्स हैं, अच्छे हैं। अब उन सब बुक्स को आप नहीं पढ़ सकते, कोई एक बुक ले लेना है और उसे पढ़ना है। जैसे सिंगेज पब्लिकेशन की आती है, अरिहंत है, RD शर्मा ऑब्जेक्टिव। एक RD शर्मा बोर्ड के एग्जाम के लिए आता है, एक JEE मेंस के लिए है ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स, RD शर्मा। ये बोर्ड वाली नहीं है भाई, ये 2 वॉल्यूम आती है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। ठीक, ये ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स की किताब है, अच्छी किताब है ये भी, इसको भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर सिंगेज, अरिहंत, कुछ भी जो आपको मन करे। बट मेरे ख्याल से अगर आप ये RD शर्मा बुक्स को फॉलो करोगे ये आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर आप सब बुक को एनालाइज करोगे, सब अच्छी किताबें हैं, सब जितने स्टैंडर्ड बुक्स हैं सब अच्छी किताबें हैं। कोई नहीं कि ये बहुत अच्छी, ये बहुत खराब, ऐसा कुछ नहीं, सब इक्वली है। अब मैं इसके बारे में क्यों बोल रहा हूँ कि अगर आप फॉर एग्जांपल सिंगेज पब्लिकेशन की बुक्स को देखो, वहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत अधिक हैं, बहुत अधिक। मुझे लगता है कि स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा परेशानी हो सकता है वहाँ पे। अच्छी किताब है, अगर आपने ले लिया, आपके पास है, सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। जिन लोगों ने नहीं लिया है किसी भी बुक को, तो रेफर कर सकते हो ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स, RD शर्मा, या फिर हम लोग जो PDF प्रोवाइड करेंगे वो भी सफिशिएंट रहेगा। अगर आप सिर्फ उसी को 3 बार सॉल्व कर लो, काम हो जाएगा। ठीक, ये होगी बुक्स की बात। आपने देख लिया पढ़ना कितना है, कितने टॉपिक्स को पढ़ना है। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग मैथमेटिकल टूल्स से शुरू करेंगे। आज इतना ही रखते हैं, ठीक। तो अभी बुक्स के लिए बहुत अधिक पैनिक नहीं होना है आपको इन चैप्टर्स में। अभी थोड़ा सा बाद 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन के बाद भी आप शुरू करने के बाद भी बुक्स ले सकते हो। अभी तक यहाँ जो क्वेश्चंस करवाया जाएगा वीडियो लेक्चर्स में या PDF में प्रोवाइड किया जाएगा, दैट विल बी सफिशिएंट। ओके, थैंक यू।